प्रिय विद्यार्थियों, हम आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपका कंपलसरी पेपर है में प्रीवियस में, और बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है इसलिए क्योंकि भूगोल बहुत कुछ आर्थिक भूगोल पर ही निर्भर करती है। जब हम पूरे भूगोल की बात करते हैं, जब हम भूगोल में मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वहाँ रिसोर्सेज के अध्ययन के बिना, संसाधनों के अध्ययन के बिना हम भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते, और साधन को संसाधन बनाने की प्रक्रिया के अध्ययन के बिना भूगोल के विद्यार्थी के रूप में हमारा अध्ययन निरर्थक सा हो जाता है। इसीलिए आज हम इसलिए मैं ये कह रही थी कि ये पेपर इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में कंपलसरी है, तो इसकी शुरुआत आज हम करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है और इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, जिसके द्वारा मैं सबसे पहले आपको परिचय दूं कि भूगोल क्या है और आर्थिक भूगोल क्या है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आर्थिक भूगोल की परिधि में किन किन तत्वों को, किन किन एस्पेक्ट्स को सम्मिलित किया जा सकता है, इन सब की बात हम आज करेंगे। मैं आपको इस परिभाषा से शुरू करती हूँ। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है जिसका संबंध मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है। मानव भूगोल और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न मानवीय प्रतिक्रियाओं, रिस्पॉन्सेस, मानव कैसे रिस्पॉन्ड करता है प्रकृति को, उसका अध्ययन स्थानिक या भौगोलिक संदर्भ में आर्थिक भूगोल करता है। इस प्रकार समस्त मानवीय क्रियाओं तथा उनसे संबद्ध तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। तथ्य वैभिन्न के अनुसार मानव भूगोल की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं। मानव समाज का अध्ययन सामाजिक भूगोल, विकास संबंधी अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में, संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं तथा उनसे संबंधित तथ्यों का भौगोलिक अध्ययन आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु है। ये मोटे तौर पर, जैसे कि हमने आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोग अगर आपने ऑनर्स की होगी तो थॉट आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप प्रीवियस में थॉट पढ़ेंगे। मानव और आर्थिक भूगोल, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक और मानव भूगोल के बीच में एक डायकोटोमी लंबे समय से चली आ रही है। कुछ विद्वान ये मानते रहे कि भौतिक भूगोल ही इंपॉर्टेंट है या भौतिक भूगोल ही भूगोल की आत्मा है। कुछ ये मानते रहे कि अगर मानव का समावेश भौगोलिक अध्ययन में नहीं होगा तो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की बात हम नहीं कर पाएंगे, और यदि हम मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की बात नहीं करते हैं तो ऐसे में सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन अपर्याप्त है। वो जरूरी है मगर वो पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। अतः मानव का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के संदर्भ में किया जाना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि भौतिक तत्वों का अध्ययन, जो फिजिकल फिनोमेना है, उनका अध्ययन मानव के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दो प्रमुख शाखाएं, दो प्राथमिक शाखाएं भूगोल की रहीं। इसके बाद हमारा जो एस्पेक्ट आया वो आया इसकी, जैसे कि भौतिक भूगोल की शाखाएं आपने पढ़ी हैं कि स्थलमंडल का अध्ययन, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर उसके बाद ओशनोग्राफी, उसके बाद एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटोलॉजी, ये सारे जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो एस्पेक्ट्स रहे, उसके तरह ही, उसी तर्ज पर अगर हम मानव भूगोल का अध्ययन करें तो मानव की जो जीवन काल है, या मानव की जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, मानव की जो गतिविधियां हैं, मानव की जो जीवन शैली है, वो बहुत सारी उपशाखाओं को जन्म देती है। तो मानव भूगोल को जब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने लगे, जब मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की बात हम विस्तृत रूप से करने लगे, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट सामने आए और हर पक्ष ने एक नई भौगोलिक उपशाखा को जन्म दिया। जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों के संबंध में जब बात की गई तो वो राजनीतिक भूगोल हो गई। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष में मानव समाज की और संस्कृति का अध्ययन करने लगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल हो गए। हमने अगर नगरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया तो वो नगरीय भूगोल हो गया। इस तरीके से बहुत सारी शाखाओं, उपशाखाओं में मानव भूगोल विभाजित हो गया। आर्थिक भूगोल उसी में से एक सबसे प्रमुख उपशाखा है, मानव भूगोल की उपशाखा है, जिसमें कि मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव की आर्थिक क्रियाओं और उनसे संबंधित तथ्यों का भौगोलिक अध्ययन। भौगोलिक अध्ययन जब हम शब्द देते हैं, इसका मतलब है कि आर्थिक क्रियाएं संपूर्ण पृथ्वी पर किस रूप में वितरित हैं, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफी इज अ
science of man-environment relationship, which studies this relationship in context of distribution on the earth. हम किसी भी तत्व का अध्ययन जब भूगोल में करते हैं तो वो मानव के संदर्भ में या मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में तो करते हैं, पर साथ ही पृथ्वी पर उस तत्व विशेष का वितरण कैसा है पृथ्वी के धरातल पर, ये भी कहीं अछूता नहीं छूटता है। तो इसलिए मानव भूगोल आर्थिक भूगोल भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है, जिसमें कि आर्थिक क्रियाओं और उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और भौगोलिक अध्ययन किया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के या रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। आर्थिक भूगोल मूलतः मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न होने वाली आर्थिक क्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही उनकी स्थानिक भिन्नता को प्रकट करना होता है। जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्थानिक वितरण है और स्थानिक भिन्नता है, कहाँ वहाँ पे वेरिएशन मिलता है, कहाँ समानताएं मिलती हैं, कहाँ विषमताएं मिलती हैं, उनका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। क्योंकि जब हम आर्थिक क्रियाओं के समानता और विषमता की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप होगी, क्योंकि मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों के आधार पर मानव जिन रिसोर्सेज का अध्ययन करता है या मानव जिन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है और यूटिलाइजेशन के बाद अपनी आर्थिक क्रियाओं को डेवलप करता है, ये सब कुछ पृथ्वी के धरातल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं में विषमता पैदा करता है और इसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। मानवीय क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं का महत्व एवं प्रभाव इतना व्यापक है कि इसके सम्मुख अन्य क्रियाओं तथा पक्षों का महत्व गौण हो जाता है। संभवतः इसीलिए आर्थिक भूगोल का स्थान सर्वोच्च प्रतीत होता है और इसका विकास एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हुआ है। स्वतंत्र विषय के रूप में आर्थिक भूगोल का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। उस समय इसमें आर्थिक क्रियाओं तथा तथ्यों की स्थानिक भिन्नता का विश्लेषण ही प्रमुख होता था, जो उन पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों की व्याख्या करता था। इन 19वीं शताब्दी में एक पृथक विषय के रूप में, एक पृथक स्वतंत्र शाखा के रूप में आर्थिक भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ। उस समय क्या होता था कि स्थानिक भिन्नता का विश्लेषण होता था कि यानी किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं वितरित हैं, कहाँ पर कौन सी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, और मुख्यतः ये होता था कि प्राकृतिक पर्यावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पर्यावरण से किस प्रकार से रिलेटेड है, कहाँ पर कृषि की जाती है, कहाँ पर इंडस्ट्रीज है, कहाँ पर खनन किया जाता है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ही किया जाता है। किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इसके उद्देश्य और विषय क्षेत्र में अधिक विस्तार हो गया। अब आर्थिक भूगोल का उद्देश्य आर्थिक संसाधनों की प्रादेशिक भिन्नता का पता लगाना तथा मानव कल्याण और मानव जीवन स्तर को गुणात्मक दृष्टि से उच्चतर बनाने हेतु उन बाधाओं तथा असमानताओं को दूर करना है जिनके कारण मानव जीवन स्तर में विसंगति पाई जाती है। ध्यान दीजिए बेटा, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इसके उद्देश्य और विषय क्षेत्र में अधिक विस्तार हो गया। अब आर्थिक भूगोल का उद्देश्य आर्थिक संसाधनों की प्रादेशिक भिन्नता का पता लगाना तथा मानव कल्याण और मानव के जीवन स्तर को गुणात्मक दृष्टि से क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ उच्चतर बनाने हेतु उन बाधाओं तथा असमानताओं को दूर करना है जिनके कारण मानव जीवन स्तर में विसंगति पाई जाती है। तो अब इसका स्फीयर बढ़ गया। हम जो पहले वर्णनात्मक था उस हम अब वर्णनात्मक की बजाय विश्लेषणात्मक अप्रोच के साथ आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। आर्थिक भूगोल की कुछ परिभाषाओं पर दृष्टिपात करते हैं। आर्थिक भूगोल के प्रथम प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता गोट्स ने नियतिवादी दृष्टिकोण से आर्थिक भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है। उनका कहना है, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। क्योंकि प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्थिक भूगोल का। गोट्स, जिनको कि हम आर्थिक भूगोल का प्रथम प्रतिपादक मानते हैं, वो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने नियतिवादी दृष्टिकोण से दी है क्योंकि उस समय तक नियतिवाद भौगोलिक जगत में हावी था
कि प्रकृति ही निर्धारित करेगी कि हम कौन सी आर्थिक गतिविधियां डेवलप करें। इस अप्रोच के साथ उन्होंने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है, मतलब कहाँ पर कैसा पर्यावरण है, एक तो उसको वैज्ञानिक तरीके से देखता समझता है, जिससे कि ये जान सके कि उनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। मतलब उन तत्वों की खोज करता है जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाएगा, कहाँ कैसी मिट्टी है, कहाँ कैसी जलवायु है, वो निर्धारित करेगा कि कहाँ पर आपका किस प्रकार की कृषि की जाएगी या कृषि की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सब डिसाइड होता है। फिर दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। भूगोल को क्षेत्रीय विभेदशीलता का अध्ययन बताते हुए अमेरिकी भूगोलवेत्ता I.E. मर्फी के शब्दों में आर्थिक भूगोल मनुष्यों के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानताओं और विषमताओं का अध्ययन है। अब एरियल डिफरेंशिएशन भी आ गया। जब हम थॉट में आगे बढ़ते हैं, जब एरियल डिफरेंशिएशन की परिभाषा क्या स्वरूप आता है, ये हम पढ़ते हैं जब फ्रेंच जोग्राफर्स आ जाते हैं। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी धीरे धीरे पीछे छूटती जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होती जाती है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदीकरण की बात होती है। तो उसका अध्ययन भूगोल को बताया है अमेरिकी भूगोलवेत्ता I.E. मर्फी ने, और इन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल मनुष्यों के जीविकोपार्जन की विधियों में, मतलब मनुष्य किस तरीके से अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक गतिविधियां करता है और रिसोर्सेज को उपार्जित करता है, अर्जित करता है, उनकी विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानताओं और विषमताओं का अध्ययन है। किस प्रदेश में किस प्रकार से मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक गतिविधियों को यूज करता है और किस तरीके से प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग करता है, उनमें किन किन प्रदेशों में इस संदर्भ में समानताएं मिलती हैं और किन किन प्रदेशों में विषमताएं मिलती हैं, इसका एनालिटिकल अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल कहा जाता है। अब हम इसके आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तकनीकी कारण से मैं आज आपसे इतनी ही बात कर पाऊंगी। आगे मिलते हैं, आगे इसको और ज़्यादा हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।